गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी एग्ज़ाम था। तो ये है आपका सैम्पल पेपर 2024-25 का, ठीक है। और अभी मैंने देखा कि इसके जो MCQ है ना, मोस्टली सबके क्वेश्चन पेपर में, स्पेशली दिल्ली वाले रीजन के, जहाँ दिल्ली वाले बच्चे हैं वहाँ पे देखा है कि कुछ बच्चों का, जैसे कुछ स्कूलों ने यहाँ के टोटल MCQ से ही डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है ना। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड सेकंड का, क्योंकि सैम्पल पेपर इसलिए दिया ताकि बच्चे ये समझ पाएँ कि पेपर कैसे बन रहा है, ठीक है। और इसके क्वेश्चन बहुत एक्चुअल से मतलब कि लेवल के हैं, ऐसे नहीं एकदम हवाई टाइप में है। तो सभी लोग ये सबको फॉर्मेट पता ही है कि टोटल 5 सेक्शन है। सेक्शन ए MCQ 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें चार्ट होता है आपका असर्शन रीजन, और सेक्शन बी जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप, और सेक्शन सी शॉर्ट आंसर जो कि 3-3 नंबर के होते हैं। देन सेक्शन डी आपका 5 नंबर का, और सेक्शन ई 4-4 नंबर के। तो ये देख लीजिए। और मैं सुबह रिकॉर्ड करूँ तो फिर मेरी आवाज़ तुम लोगों को गड़बड़ लग सकती है, तो मैनेज कर लेना, ठीक। यहाँ पे देखो फिर से आया है कि आइडेंटिफाई PQR। इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पे जो जिंक वाला था, यहाँ पे देखो ऐसे है, तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 to 4। देन यहाँ पर आपको मैचिंग करने के लिए बोला है, तो लिखा है यहाँ पर कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, द मेटल फॉर्म एटमॉस्फेरिक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको पता ही होगा एल्युमिनियम, और इसके साथ कौन सा होता है दूसरा, आप खुद कमेंट में बताएंगे कि दूसरा कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक। मैं भी नहीं बताऊंगी। फिर इसके बाद अ मेटल विच मेल्ट्स कैप्टन और पाम। ये जब तुम लोग क्लास 10th वाला अपना मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ोगे, उसी दौरान मेटल के लिए थोड़ा सा एक ब्लॉक बना हुआ है। ब्लॉक में दिया हुआ है कि गैलियम जो होता है वो जब आपके बॉडी टेम्परेचर पे जाता है तो हाथ पर आप अगर रखिए तो वो मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होता है। एक और कौन होता है जो नेचुरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका लिक्विड होता है, वो कमेंट में तुम बताओगे। फिर लिखा है कि अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड। कौन नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, इसका भी एक इंटरेस्टिंग है कि मैग्नीज एक होता है, एक और आप ही बताओगे। अ मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये पता है तुम्हें कि जो लेस रिएक्टिव है, एकदम लेस रिएक्टिव, वो आपका गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ठीक। तो ये रहा। तो इस तरीके से अगर मैचिंग करेंगे तो पहला जो एम्फोटेरिक एल्युमिनियम हुआ, दूसरा गैलियम हुआ, तीसरा मैग्नीज हुआ, और चौथा आपका गोल्ड हुआ। तो इस हिसाब से अगर आप मिलाते हैं तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर लिखा है, एक सेटअप दे दिया गया है कि इसमें बल्ब, लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करे, बैटरी लग दी गई है, और अंदर जो है क्या वो भरा वो पूछा जा रहा है। तो लिखा द सोल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। तो ये आपका मतलब नहीं ग्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका C2H5 अल्कोहल होगा। क्यों? क्योंकि ये H+ रिलीज नहीं करता है। HNO3 एसिड है, ये भी रिलीज करेगा। H2SO4 ये भी रिलीज करेगा, और CO2 खुद एसिडिक होता है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर होगा। इस वजह से आपका C2H5 जो है ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई H+ का रिलीजिंग नहीं होता है। अब जो बच्चे अंधे हैं उनके लिए ये दे दिया जाता है कि वो बताएं कि कौन इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वही जो H+ OH- में टूटे, H+ और नेगेटिव में टूटे, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो शुगर सोल्यूशन है या ग्लूकोज सोल्यूशन या एथेनॉल, ये सब कोई प्लस आयन नहीं बनाता है, नहीं, कोई भी नहीं, लेकिन डाइल्यूट एसिड जो बनाता है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। अगला है कि एन एक्वस सोल्यूशन ए turns the phenolphthalein solution pink, and in the an aqueous solution B to A, the pink color disappear. Which of the following statement is true for the solution A and B? देखो, अगर पूरा अच्छे से करोगे तो इसका सही ऑप्शन आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। A हैज ए pH greater than 7 and B हैज ए pH less than 7। अगला है 50 ग्राम lead powder to add 300 ml blue copper sulfate sodium solution. After few hours the solution becomes colorless. This is an example of ये displacement reaction होगा। और अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स XYZ। एक्स को है 2,8,7, वाई के लिए 2,8,2 एंड जेड के लिए 2,8। तो आपको बताना है कि आखिर में XYZ है क्या। तो एक्स आपका नॉन मेटल निकलेगा, और वाई जो है मेटल। क्योंकि देखो, वाई मेटल में क्या है कि हमेशा प्लस बनता है, और नॉन मेटल हमेशा माइनस बनता है। तो इस हिसाब से देखोगे तो यही आपका ऑप्शन सही निकलेगा जो आपको क्वेश्चन दिया है।
फिर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें आप एनर्जी कराओ तो पहले हीट दोगे तभी होगा। तो यहाँ पे अगर देखोगे बर्निंग ऑफ कैंडल, तो यहाँ पे खुद ही तुम्हें हीट मिलता है, जब जलाओ तो बर्न हीट मिलता है, नहीं निकलता लग रहा है। डिकम्पोजिशन वेजिटेबल मैटर, अभी तुम कोई भी सब्जी वगैरह तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो रिएक्ट करके उसको सड़ा रहे हैं, तो उस दौरान क्या वो रिस्पायरेशन करें, और रिस्पायरेशन जब करेंगे तो हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है, तो इस वजह से डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। और रिएक्शन ऑफ सोडियम तो पता ही है कि सोडियम जब है अगर ऐसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो पूरा ब्लास्ट कर जाता है, तो ब्लास्ट करेंगे यानी कि हीट उससे निकल रही है। और इसी वजह से सोडियम आपको ये केरोसिन में रखते हैं। नहीं, आप मुझे कमेंट बताना कि और किसको मतलब केरोसिन में रखते हैं सोडियम के अलावा कौन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा कुकिंग ऑफ फूड। ठीक, इसके बाद है ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन, इस तरीके से क्या है आपको सही ऑप्शन निकलेगा कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल्स। एक सेकेंड सॉरी ये इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सेल्स, सॉरी। ठीक है, इसके बाद जो है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन नॉर्मल, तो इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन मिलेगा आपका ऑप्शन बी। उसके बाद जो है कौन हेल्प करता है, तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। अगला है कि सेरेब्रल डिसफंक्शन, तो ये पोस्चर एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है। और अगला है आपका, तो जिस हिसाब से इसका आंसर, इसका सही आंसर होगा सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल। और इसके बाद अगला देखेंगे तो ये रे पासिंग थ्रू, माने ऑप्शन बी वाला होगा। मैं इसलिए जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों के पास टाइम होता नहीं है वीडियो देखने के लिए, तुम लोग भी बस आंसर ढूंढते हो। चलो बता देती हूँ क्योंकि समय बचाओ अपना। ये रहा तुम्हारा अगला, तो लिखा है कौन सा करेक्ट ऑप्शन ए और बी के लिए। तुम्हें पता है ये सबसे ज़्यादा जो फ्लक्चुएट होता है वो वायलेट होता है, और उससे कम सबसे कम रेड एक्चुअली में होता है, तो इस हिसाब से ऊपर रेड होता है नीचे वायलेट, इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका हो गया। देन अगला है कि आइडेंटिफाई द मैक्सिमम द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर मैक्सिमम, क्यों होता है, क्योंकि यूटिलाइज 100% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट ऑफ द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक, अब इसमें से इनकरेक्ट बोला गया है, ठीक है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट, तो इसलिए यही होगा क्योंकि लाइट एनर्जी को 1% लेती है और 90% वो रखती है और 10% वो करती है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि 10% इस्तेमाल 10% नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, 10% एनर्जी ये कहता है कि प्रोड्यूसर अपना जो भी एनर्जी बना रहा है वो सिर्फ 90% अपने लाइफ प्रोसेस के लिए लेगा, 10% अगले को ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसने उसके इसके अकॉर्डिंग अगले को ट्रांसफ़र कर दिया, इसीलिए एनर्जी लेस होने की वजह से ज़्यादा आपका ट्रैफिक लेवल जाता नहीं है, मतलब T4 T5 मैक्सिमम चला जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है ना। तो 1% लाइट एनर्जी सिर्फ इस्तेमाल करते हैं प्लांट, ना कि 10%। थोड़ा सा हिलना मोबाइल। अगला है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द सिस्टम, क्या डिकम्पोजिशन का रोल नहीं है, इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ये नहीं है। ठीक है, अगला है आपका असर्शन रीजन, इसका ऑप्शन ए होगा यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसका ऑप्शन बी होगा यानी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन दोनों ही सही है। और तीसरा जो आपका है कि इसका ऑप्शन भी होगा कि दोनों ही सही होंगे लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और चौथा क्या है कि ए जो है आपका गलत है और आर जो है आपका सही है, तो ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से आपका 20 MCQ करा दी। सॉरी, ठीक है।